आरबीआई के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया है, ये बताया कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं, है ना? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं जिसको हम कहते हैं बेस ऑफ फाइनेंस। वो आपकी मनी मार्केट भी होती है, कैपिटल मार्केट भी होती है और इंश्योरेंस मार्केट भी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द पिलर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो उस कंडीशन में आप आरबीआई, सेबी और आईआरडीए ये तीनों फाइनेंशियल मार्केट के ही पार्ट हैं रिस्पेक्टिव। उसमें से कैपिटल मार्केट सेबी के पास जाता है, मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है और आपकी इंश्योरेंस मार्केट आईआरडीए के पास जाती है। फर्दर हमने आपको ये बताया कि इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कोलकाता में 5 करोड़ की लागत से आरबीआई के एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हमने कोलकाता में किया था। उसके 2 सालों के बाद हमने आरबीआई के हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया और वो शिफ्टिंग हमने कोलकाता से मुंबई किया। वो सदी था 1937। हमने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया है। हमने आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया, नाम दिया उसका एओ स्मिथ। हमने आरबीआई का 25वां प्रेजेंट गवर्नर बना के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड शक्तिकांत दास। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर हमने बनाया था 1942 में, 1942 में, और उसका नाम था सीडी देशमुख। आरबीआई की जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल को नहीं होती है, 1 जुलाई को होती है। आरबीआई की जो सिंबल, जो इम्बेल है, वो आपकी लायन और पाम ट्री है। आरबीआई की एकमात्र ओवरसीज ब्रांच जिसको आप कहते हैं इंडिया के बाहर कोई दफ्तर है, सीएस है, कहाँ है? तो वहीं पे है जिस जगह से हमारे ऊपर राज किया गया, दैट इज ब्रिटेन, लंदन। आरबीआई की फंक्शन की बातें हमने की हैं आपके साथ। फंक्शन में आपको ये बताया कि इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट duly signed by फाइनेंस सेक्रेटरी who is present टीवी सोमनाथन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, 1 रुपए के नोट छापता तो नहीं है लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन में काम है, ट्रेजरी तक पहुंचाने का जो काम है, वो आपकी आरबीआई की ही है। लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट है, बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना? और मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने वाली ये बैंकर्स बैंक, और हर एक बैंकों को या एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लाइसेंस देने वाली ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 1935 के एस्टेब्लिशमेंट से आज तक हम बात कर रहे हैं। और संभवतः आप में से कुछ लोग आरबीआई के सर्वोच्च पद, एंट्री की सर्वोच्च पद जो आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर है, वहां जाने के लिए इच्छुक होंगे। वहां पे जाने के लिए 80 मार्क्स के आपकी जनरल अवेयरनेस बैंकिंग टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में कहीं से पूछा जाता है वो बैंकिंग टर्म्स है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हर एक बैंकिंग की कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या बैंक के अंदर, क्या बैंक के बाहर, क्या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्या कैपिटल मार्केट में, क्या ट्रेजरी में, क्या कमर्शियल पेपर में, क्या आपके म्यूचुअल फंड में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सारे वो टर्म, सारे वो एब्रिविएशन आपको जेहन में होने चाहिए, है ना? उसके बाद हमने बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट की बातें की। आपको ये बताया कि बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई अदर कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 90 डेज के लिए फाइनेंस करती है। 5.15% आज के रेट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेपो रेट सिमिलर टू बैंक रेट होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जहां पे बैंक रेट में आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करती थी, मोर देन 90 डेज के लिए फाइनेंस करती थी, वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो जाता है। लेस देन 90 डेज के लिए अगर फाइनेंस किया जाएगा तो वो रेपो रेट होगा। जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है उसे हम रिवर्स रेपो रेट का नाम देते हैं, 3.35% है। वैसा परसेंटेज टोटल एनडीटीएल का, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वैसा परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, टोटल एनडीटीएल, जो एक बैंक आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में हमेशा जमा करती है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, व्हिच इज 4%। और वैसा टोटल एनडीटीएल का वैसा परसेंटेज जो एक बैंक हमेशा अपने ही पास अपनी सिक्योरिटी में जमा रखेगी, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी रूप में न मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है, न कस्टमर को किसी भी टाइप का लोन के रूप में दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एसएलआर, सरल तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो संभवतः यहाँ तक की बातें हमने आपके साथ अभी तक की है। इन चीजों को हम आगे लिए चलेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और वैल्यू एडेड किया था, दैट इज 2 पॉलिसी की बात हमने की थी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी।
आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फिस्कल पॉलिसी आरबीआई का पार्ट नहीं है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, और आरबीआई का जो पार्ट है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। मार्केट में लिक्विडिटी के फ्लो के आधार पे ये रेट चेंज होते हैं। आप बार बार देखते हैं बैंक रेट घट गया या बढ़ गया, रेपो रेट घट गया या बढ़ गया, तो ये चेंजेस जो हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी के फ्लो के आधार पे होते हैं। आरबीआई जिस आधार पे मार्केट में लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन या एब्जॉर्प्शन करती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस टूल्स के सहारे मार्केट से पैसे निकालती या डाल सकती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बाय मंथली अपडेट करना होता है, दैट इज 15th डे ईच। महीने में 2 बार, हर एक 15वें दिन ये रेट्स अपडेट होते हैं। एनडीटीएल अगर बढ़ गया तो सीआरआर उतना बढ़ेगा, एनडीटीएल अगर घट गया तो आरबीआई उतना पैसा रिलीज कर देगी। एक बात जो अभी तक संभवतः मैं फ्लो में कहना भूल गया था वो ये है कि अगर कोई बैंक अपने टोटल एनडीटीएल का कुछ भी परसेंटेज कितने भी करोड़ में अगर आरबीआई के पास जमा रखता है तो उस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि which of the following rate of interest is payable to banks when banks keep money with RBI in terms of CRR? Answer is 0%। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपके साथ की है। आप में से जो नहीं होंगे वो संभवतः कुछ ना बोलें, लेकिन जो अगर होंगे जिन्होंने ये बातें सुनी है उनके मन में भी अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज आज के नए क्लास की शुरुआत मैं आपके साथ करता हूँ। बोलो। जिस आरबीआई की बात हम कर रहे थे उस आरबीआई में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जनरली ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के 2 पार्ट में पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। बैंकों की क्वालिटी को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उसके फादर पे है और उस फादर का नाम आरबीआई है। दूसरा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, जो क्वांटिटेटिव जो हम काउंट कर सकते हैं उसके आधार पे जो रेट्स होते हैं उसकी भी पूरी जिम्मेदारी आपके बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो यहाँ से एक बात तो निकल के हमारे पास सामने आई है कि क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के 2 विंग हैं, एक पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे पहले हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं जिसकी बात ऑलरेडी मैंने आपके साथ कर ली है। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में वो रेट्स आते हैं जिस रेट की बात थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ की है, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो आपकी एसएलआर हो या सीआरआर हो। उसके साथ साथ एक रेट और भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूं जिस रेट पे अभी तक मैंने अपना मुंह बंद रखा है, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ। क्या होता है एमएसएफ ये थोड़ी देर के बाद हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप सिर्फ एमएसएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लें, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो सीआरआर का जो फुल फॉर्म था वो कैश रिजर्व रेशियो था, एसएलआर का जो फुल फॉर्म था वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एमएसएफ का जो फुल फॉर्म है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। और यहाँ पे एक और रेट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड लाफ, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी, या नॉट पॉलिसी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आप हमेशा और हमेशा 7 रेट याद रखें। 5 रेट की बात ऑलरेडी मैंने आपके साथ कर ली है। 2 रेट जिसका नाम मैंने अभी अपने मुंह से लिया है उसमें से पहला है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और दूसरा है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो एमएसएफ या एलएएफ में जो एफ है वो हमेशा फैसिलिटी को ही दर्शाता है। तो न फंक्शन पे हम जाएंगे न किसी और एफ के फुल फॉर्म पे हम जाएंगे, तो हमेशा फैसिलिटी पे होगा। ठीक है। एलएएफ क्या होता है तो यहाँ पे जान लें कि एलएएफ कुछ नहीं है,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, वो कह ही रहा है, अपने ही एब्रिविएशन में कह रहा है कि लिक्विडिटी का मतलब पैसा एडजस्टमेंट, जहां पे पैसे की जरूरत होगी वहां पे एडजस्टमेंट के आधार पे ये वितरण किया जाएगा, उसी को हम एलएएफ कहते हैं। और एलएएफ के दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, एक का नाम है रेपो और दूसरे का नाम है रिवर्स रेपो। फिर से बोलता हूं, एलएएफ को दो पिलर हैं, जैसे क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के दो पिलर थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वैसे ही एलएएफ के भी दो पिलर हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के भी दो पिलर हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक को जरूरत है एडजस्टमेंट उसको करना है, तो रेपो रेट के आधार पे आरबीआई से पैसा लेगी, आरबीआई को एडजस्ट पैसे लेके करना है तो वो बैंकों से रिवर्स रेपो रेट के आधार पे करेगी। एमएसएफ यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि एमएसएफ पूरी तरह रेपो रेट के साथ कंपैरिजन करने में 15 मिनट के बाद हम देखने वाले हैं कि एमएसएफ होता क्या है और उसका कंपैरिजन हम रेपो रेट के साथ क्यों करते हैं। तो अभी संभवतः हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल समझ लिया है कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। वैसे टूल्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो रेपो रेट की परसेंटेज हो या बैंक रेट का 5.5 हो या सीआरआर का 4% हो, जो काउंटेबल है वो क्वांटिटेटिव में आएगा। और बैंकों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो क्वालिटी को बनाए रखने के निर्देश हैं वो आपके क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आती है। क्या क्या है भाइयों? तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए, आप हमेशा देखते होंगे, संभवतः नहीं देखते होंगे, सुने तो जरूर होंगे कि अगर बैंक लोन, अगर हमें होम लोन लेना है तो 90% तक जो भी उसका प्रोजेक्ट है उसका 90% तक बैंक देती है। कार लोन लेना है तो बैंक बोलती है कि 85% ऑन रोड जो प्राइस है गाड़ी का उसका 85% हम फाइनेंस करेंगे। कोई मुद्रा लोन भी है तो बैंक बोलती है कि 10% आप डालो, 90% तक हम देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमने, अगर आपका जो घर है वो 50 लाख का है तो हमने बोला कि हम 90% तक फाइनेंसिंग आपको करेंगे, मतलब 45 लाख हम आपको देंगे, 5 लाख आपको खुद का डालना है। दैट इज कॉल्ड मार्जिन, है ना। हर एक लोन का मार्जिन होता है वो, और वो मार्जिन कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। जैसे क्यों आखिर ये है, तो अगर किसी सेक्टर में लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आखिर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट क्यों है। तो किसी सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी के जो अर्थशास्त्री हैं उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे मार्जिन ही खत्म कर देंगे, मतलब 100% फाइनेंस बैंक करेगी। क्लियर? अभी लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ज्यादा पैसा आना या इस क्षेत्र में सही नहीं है, तो वहां पे क्या करेगा बैंक, वहां पे बोलेगा कि भाई 70% ही मैं फाइनेंस करूंगा, 30% कस्टमर को फाइनेंस करना है, तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो मार्केट के लिक्विडिटी में पैसे डालने या निकालने के आधार पर उसका मार्जिन फिक्स किया जाता है, और ये मार्जिन फिक्स करने का अधिकार बैंकों को नहीं है। इसको मार्जिन को फिक्स करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, और ये बैंकों की क्वालिटी को बनाए रखने का ये काम है। अगर एसबीआई बोलती है कि मैं 100% होम लोन दूंगा, मतलब 100% जो फाइनेंस है होम लोन के लिए मैं करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक बोलती है कि मैं 90% ही फाइनेंस करूंगा, तो कोई क्यों जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के पास, तो क्यों जाएगा अदर बैंक के पास? सबको पता है कि 100% जहां से फाइनेंस मिलेगा, चलो पैसा उसी से ले लेते हैं। तो इस कारण से आरबीआई ही निर्देश निकालती है, और ये निर्देश एट पार हर एक बैंकों पर लागू होता है। हर एक बैंकों के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम होगी। कोई भी बैंक ये नहीं बोल सकता है कि मैं होम लोन में आपको 95% फाइनेंस करूंगा, या फिर दूसरा बैंक ये नहीं बोल सकता कि 80% ही मैं फाइनेंस करूंगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अंडरस्टूड? चेतन पाटिल, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया चेतन? चेतन, ये आउट है, इसका तो माइक ही काम नहीं कर रहा है। वेरी गुड। चलो, तो ये क्वालिटेटिव का पहला टूल हमने बताया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा आप जाने क्रेडिट रेगुलेशन। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है कि प्री पेनल्टी चार्ज, या फिर प्रोसेसिंग फी, है ना, या फिर उसका टेन्योर, कि हमने एजुकेशन लोन लिया है तो कितने साल को लिए हम ले सकते हैं।
तो क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब यही है कि कितना हम प्रोसेसिंग फी देंगे, कितने टेन्योर तक की हम लेंगे, कितने लोग एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट हमको देना है, कहाँ पे मॉर्गेज हमको करना है, कहाँ पे हाइपोथिकेशन हमको करना है, कहाँ पे हमें लीन करना है, कहाँ पे पॉलिसी को असाइन करना है। तो ये दायरा भी, ये जो खाका है, ये आरबीआई ही बनाती है, और उस आरबीआई का खाके का नाम है क्रेडिट रेगुलेशन, जिसको रखा गया है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर। This is the second pillar of qualitative credit control, which is the pillar of credit control या फिर monetary policy. Third is credit rationing. Credit rationing का मतलब है fixing of upper limit of loan. रेशन हमने क्या किया, एक बार लगा दिया, एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया कि अगर कार लोन है, अगर कोई व्हीकल लोन है, तो हम ऐसा नहीं कि आपको लंबरगिनी खरीदने के लिए 1.5 करोड़ तक हम दे सकते हैं, नहीं। ये जो रेशनिंग है, ये जो बार लगाया हुआ है, तो हर एक लोन का एक अपर सीमा फिक्स किया गया है कि इस अपर सीमा के ऊपर कोई भी लोन पे पैसा नहीं दिया जाएगा। नहीं तो पता चला कि BMW के 7 सीरीज को पैसा परचेज देने के लिए हम 1 करोड़ का फाइनेंस करेंगे, या फिर हम किसी अदर चीज को परचेज करने के लिए हम 10 करोड़ का फाइनेंस करेंगे, नहीं। हर एक लोन का एक अपर लिमिट फिक्स कर दिया गया है, और उन्हीं अपर कैप के अंदर ही आपको लोन मिलेंगे, और उस अपर कैप का नाम है क्रेडिट रेशनिंग। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या है यार, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा पूछा जाता है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। डेफिनेशन बहुत से बहुत होगा, तो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप अवेयर होकर चलें। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, बस इतना ही पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो जिसको काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटी में आएगा, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिसिटी हो, चाहे वो क्रेडिट रेशनिंग हो, चाहे वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, क्रेडिट रेगुलेशन हो, क्रेडिट कंट्रोल हो, है ना, ये सब किस में आएगा? तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आएगा। एकदम क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान के चलते हैं कि मार्जिन होता क्या है, रेगुलेशन होता क्या है, रेशनिंग होता क्या है, सर्कुलर्स होते क्या हैं, दैट इज फॉर पब्लिसिटी। तो बैंकों के बिहाफ पे पब्लिसिटी करने का काम आरबीआई करती है ना, कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या PMAPY, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, या फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीओ बनाओ के अंतर्गत आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो लॉन्च कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट कहती है आरबीआई को, और आरबीआई के कहने के आधार पे हर एक बैंकों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। तो इतनी ही बात आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या आता है और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या आता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखें। सिर्फ ये स्क्रीन आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि इस स्क्रीन में सर ने क्या लिखा है। मैंने स्पष्ट यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी सबसे ऊपर। इसी मॉनेटरी पॉलिसी को, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, इसी मॉनेटरी पॉलिसी को जिस दूसरे नाम से हम जानते हैं
वो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी बोले या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बोले, दोनों बराबर है। उसके दो बच्चे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखा है वो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, और दूसरा जो राइट हैंड साइड में है वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है। क्या है भाई क्वांटिटेटिव? तो बैंक रेट है जो आप जानते हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है। ओएमओ की बात यहाँ पे छोड़ दें, इसकी अलग क्लास में लूंगा। एमएसएफ है और एलएएफ है। इस एमएसएफ और एलएएफ दोनों की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड हम आते हैं, क्वालिटेटिव में आते हैं, बैंकों की क्वालिटी को बनाए रखना है ना। हर एक बैंकों के लिए जो सर्कुलर है, जो गाइडलाइन है, चाहे वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का हो या केवाईसी के हो या फॉरेन एक्सचेंज के हो, है ना, वो सभी सेम होंगे हर एक बैंक को, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, रूरल बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, हर एक बैंकों के लिए सेम होंगे। तो यहाँ पे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितना पैसा कौन से सेक्टर में चाहिए, उसकी जो मार्जिन है वो 10% होगा, 20% होगा, ये आरबीआई फिक्स करती है। क्रेडिट रेगुलेशन, कितने टेन्योर के लिए, है ना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम लेंगे, बेस रेट से ऊपर हम लेते हैं या एमपीएलआर के ऊपर हम लेते हैं या बीपीएलआर के हम ऊपर लेते हैं। और ये सब जितने भी नाम हमने लिए, चाहे वो बेस रेट का लिए, बीपीएलआर का लिए, पीएलआर का लिए या ईबी एमसीएलआर का लिए, सारे के सारे रेट बंद हो चुके हैं। जब हम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएंगे तो आपको बात करेंगे कि आज का जो लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईबीएलआर पे चलता है, कॉल्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेशियो। पब्लिसिटी हो, क्रेडिट रेस्टिंग हो, मोरालिजेशन हो, डायरेक्ट एक्शन हो या क्रेडिट कंट्रोल बाय डायरेक्टिव हो। बहुत बार आपने सुना होगा कि इस बैंक पे आरबीआई ने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए इसको पार्शियली सीज कर दिया है। तो अगर कोई बैंक आरबीआई पापा का निर्देश नहीं मानता है तो इसी पे ये एक्शन लिया जाता है। उसके तहत हो सकता है उसके लाइसेंस चले जाए, हो सकता है उसे पार्शियली फ्रीज लगा दिया जाए, हो सकता है उसकी विड्रॉल की सीमा तय कर दी जाए। तो ये सारी बात आपकी क्वालिटेटिव कंट्रोल के ऊपर आती है, जो हमने आपके स्क्रीन पे आपको स्पष्ट रखा है। इसकी पीडीएफ आपके क्लास से खत्म होने के बाद आप तक पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? खोलो जरा माइक, मैं बातें करो, हो गया एक पार्ट खत्म। ये क्यूकॉम बीटीडी कौन है भाई? ये हमेशा आता है अलग अलग, चाइनीज, जापान, किस नाम से आता है, कौन है ये? जरा मैं जानना चाहता हूँ कि ये है कौन। हाँ, माइक तो आपने ऑन किया है, बोलिए, नाम बोलिए आपका। अरे नाम से ज्वाइन करो ना, क्या आवाज आ रही है? क्यूकॉम, इस क्यूकॉम का फुल फॉर्म बताओ। कॉम का तो फुल फॉर्म मैं समझ रहा हूँ, कॉमर्स। क्यू का फुल फॉर्म क्या है? कतार में क्यू में है क्या कॉमर्स? कमाल। एक ऑप्शन कर सकते हैं, नाम से अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि उनको रिमूव कर दिया जाए। चलो, रिमूव कर दिया है मैंने। जब आप अपनी नाम नहीं बता सकते हैं, है ना, और उस नाम से लॉगिन नहीं कर सकते हैं तो फिर संभवतः रह के क्या करेंगे? जो मैं पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ मिलते हैं, आराम से देखिए घर बैठिए। चलिए, रोशनी समझ में आया आपको? रोशनी, Yes, sir. तुषार, सर वो क्रेडिट रेशो का नहीं समझा है वो थोड़ा। कौन सा? क्रेडिट रेशो जो आपने लास्ट में बताया ना, हाँ,
क्रेडिट 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 रेशियो, रेशनिंग। हाँ क्रेडिट रेशनिंग होता है। हाँ, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग मीन्स फिक्सिंग ऑफ अपर लिमिट। हम एजुकेशन लोन देते हैं, कोई भी बैंक एजुकेशन लोन देती है। अगर कोई स्टूडेंट है, एमबीबीएस करना चाहता है प्राइवेट कॉलेज से, उसकी फी हर एक साल की 15 लाख है। तो क्या बैंक हर एक साल का 15 लाख, दैट इज इक्युमुलेटेड टू 60 लाख, क्या बैंक 60 लाख एजुकेशन लोन के लिए किसी भी स्टूडेंट को लोन देगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आरबीआई के आधार पे एजुकेशन लोन जो इंडिया में स्टडी करने के लिए मैक्सिमम बार बना हुआ है, दैट इज 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख तक ही एजुकेशन लोन में कोई भी बैंक आपको लोन देगी। वैसे ही होम लोन है, किसी को कोई पहाड़ खरीदना है, उस पहाड़ का जो प्राइस है वो 50 करोड़ रुपए है, क्या बैंक देगी? आंसर इज नो, क्योंकि प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए हम 30 करोड़ तक का लोन देते हैं। तो किसी भी लोन का जो अपर सेगमेंट है, अपर लिमिट है, उसको फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग। समझ में आया अभी? यस सर। अभी आप बोलेंगे कि सर मुझे डुकाटी बाइक खरीदनी है, इसका लेटेस्ट वर्जन का प्राइस जो है बाइक का वो 11 लाख है, तो क्या बैंक बाइक के परचेज करने के लिए आपको 11 लाख लोन देगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन की दे सकते हैं बाइक के परचेज के लिए वो 1.5 लाख है। समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, गुड। मुझे लगता है 1-2 मिनट के अंदर आपका ये लॉग ऑफ हो जाएगा, तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा। 1 मिनट 30 सेकंड मुझे दिखा रहा है, फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, तो फिर से एक नई जो पार्ट है उसकी बात हम करेंगे। मैं लॉग ऑफ ही कर देता हूँ, फिर से लॉग इन कर लो एक बार।